आज की क्लास में हम बात करेंगे विद्युत दर्शी और आवेश के मात्रकों के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत दर्शी। देखिए, जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, जैसे माइक्रोस्कोप होता है वैसे ही इलेक्ट्रोस्कोप भी होता है। विद्युत दर्शी जिसको बोलते हैं, विद्युत दर्शी का सबसे मेन काम क्या होता है मैं बता दूं, ये आवेश को मापने के लिए उपयोग की जाती है, यानी आवेश की मात्रा पहचानने के काम में ली जाती है। कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं है, इस बात का पता हमें किससे चलता है? विद्युत दर्शी की सहायता से चलता है। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है, कैसे दिखती है, ये उसके चित्र बना के हम समझेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करती है। तो देखिए, अपन बात करें, इसमें सबसे पहले कांच का बना हुआ जार होता है। इसमें कांच का बना हुआ जार होता है, कांच का एक बर्तन, पॉट जैसा बर्तन होता है, जार। ये कांच का बना हुआ जार हो गया जिसके अंदर निर्वात रखा जाता है। ये निर्वातित जार है, कांच का बना हुआ जार है, बर्तन है एक। उसके बाद इसके यहाँ ढक्कन की जगह हम इसमें कॉर्क लगा देते हैं। ये हमने एक लगा दिया कॉर्क। देखिए, ये है एक बर्तन था, कांच का बर्तन, और उस पे यहाँ एक कॉर्क लगा के इसके ढक्कन को, मुंह को बंद कर दिया गया है। इसके अंदर की सारी वायु बाहर निकाल ली जाती है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है? निर्वात माध्यम हो जाता है, यानी हवा भी नहीं होती, निर्वात हो जाता है इसके भीतर। फिर इसमें क्या होता है? एक धातु की छड़ डाली जाती है। इसमें डाली जाती है एक धातु की छड़, ये होती है धातु छड़। उसके बाद बात करते हैं, इसका जो ऊपरी सिरा है उस पे धातु केप लगा दिया जाता है। ये धातु की बनी हुई टोपी लगा दी जाती है, धातु की बनी हुई टोपी लगा दी जाती है, या इसको कैप भी बोल सकते हो, धातु की कैप लगी हुई होती। यहाँ क्या होता है? देखिए, यहाँ पे दो सोने की बहुत पतली पन्नी लगी होती हैं, स्वर्ण पत्र लगे होते हैं, बहुत पतली स्ट्रिप या पन्नी लगी होती है, स्वर्ण पन्नी लगी होती है। ये स्वर्ण पन्नी लगी होती है दोनों ही। तो ये था हमारा विद्युत दर्शी का डायग्राम। अब देखिए, हमें कैसे चेक करना पड़ता है कि ये वस्तु को जांच करती है, आवेशित है या नहीं है। तो ये यहाँ तक तो हुई इसकी संरचना। इसमें क्या होता है? कांच का जार होता है जिसके ढक्कन की जगह कॉर्क लगा होता है यहाँ पे, और इसके अंदर की वायु निकाल के निर्वात बना दिया जाता है। उसके बाद अपन बात करें, इसमें एक धातु छड़ होती है, धातु छड़ के निचले भाग पर दो स्वर्ण पन्नी लगी होती, ऊपरी भाग पर धातु टोपी लगी होती। अब अपन बात करते हैं, ये जांच कैसे करता है कि वस्तु आवेशित है या निरावेशित है। तो देखिए क्या करेंगे, कोई भी जो वस्तु है हमारे पास जिस पर हमें आवेश की जांच करनी है, वो धातु टोपी को स्पर्श करते हैं। जैसे मेरे पास एक छड़ है, मान लीजिए वो धन आवेशित है, मेरे को पता है पहले से, लेकिन ये कैसे जांचेगा हम ये समझने वाले। मेरे पास ये छड़ थी, धन आवेशित छड़, जिसको जो भी इसको मैं चेक करना चाहता हूँ, इस छड़ को मैं चेक करना चाहता हूँ, ये धनावेशित छड़ है। जिसको वस्तु को आप जांच करना चाहते हो, उस वस्तु को धातु टोपी से स्पर्श करवाना। आपको धातु टोपी से क्या करना है? स्पर्श करवाना है। मैंने भी यहाँ इसको स्पर्श करवाया वस्तु को। इस पर जो भी आवेश होता है वह आवेश धातु टोपी छड़ से होता हुआ यहाँ इस पूरे जो व्यवस्था है, ये धातु के बने हुए हैं। ये भी स्वर्ण धातु है, सोने की पन्नी जो है ये भी धातु का है, ये भी धातु का है, यानी चालक है। तो जो वस्तु पर आवेश होगा वो गति करते हुए इस पूरी व्यवस्था पर फैल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। जो भी अगर आवेश है, हमने यहाँ क्या लिया? छड़ लिया। उस छड़ पे आवेश है या नहीं है कैसे पता चलेगा? अगर छड़ पर आवेश हुआ
तो वह आवेश धातु टोपी से होता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा, स्वर्ण पन्नी तक पहुँच जाएगा। अब देखिए स्वर्ण पन्नी पर जब धन आवेश पहुँच जाएगा, ये इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ जब धन आवेश पहुँच जाएगा, यहाँ तक फैल जाएगा। धनावेश हमने पढ़ा था धातु पर क्या होता है, धनावेश फैल जाता है। जैसे ही यहाँ दोनों पे फैल जाएगा तो दोनों पन्नी एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। ये भी धनावेशित हो गई, ये भी धनावेशित हो गई, तो दोनों पन्नी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी और दूर हट जाएंगी। जैसे ही यहाँ मैं छड़ को स्पर्श करूंगा, छड़ को स्पर्श करते ही ये धातु की पन्नी अगर एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही है, इसका मतलब हमारी छड़ क्या है, आवेशित है। अगर मैं यहाँ ऋण आवेशित छड़ लेता हूँ तो यहाँ भी ऋण आवेश आएगा, यहाँ भी ऋण आवेश आएगा, दोनों ऋण आवेश होंगे तो स्वर्ण पन्नी क्या हो जाएंगी, प्रतिकर्षित हो जाएंगी। तो फिर बात आई कि इस पे भी ऋण, इस पे भी ऋण, दोनों प्रतिकर्षित हो गई, यानी कि हमारी छड़ क्या है, आवेशित है। अगर स्वर्ण पन्नी प्रतिकर्षित हो रही है, इसका मतलब छड़ आवेशित है। अगर छड़ पर आवेश नहीं होगा तो पन्नी, सोने की पन्नी पर भी नहीं पहुंच पाएगा। छड़ पर आवेश ही नहीं है तो पन्नी पर कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा। और पन्नी पर नहीं पहुंच पाएगा तो ये दोनों पन्नी अपनी यथा स्थिति में रहेंगी, और यथा स्थिति में अगर रहती हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो छड़ है या जो वस्तु है वो निरावेशित है, उस पर कोई भी आवेश मौजूद नहीं है। तो इसको छूते ही अगर पन्नी फैल गई, दोनों पन्नियों के बीच की दूरी बढ़ गई, तो वस्तु आवेशित है, अन्यथा वस्तु आवेशित नहीं है। और दूसरी बात, ये जो विद्युतदर्शी होती है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इस पर अगर थोड़ा सा भी आवेश हुआ तो ये पन्नी क्या होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, हल्का सा विस्थापित हो ही जाती हैं। बहुत ही सूक्ष्म आवेश होने पर भी पन्नियों में प्रतिकर्षण हो जाता है। तो यह अत्यधिक सेंसिटिव है या अत्यधिक संवेदी होती है। तो ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि आवेश का मापन किससे करते हैं, विद्युतदर्शी से करते हैं। थोड़ा सा हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, एग्ज़ाम वगैरह में, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कम आने की संभावना होती है, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद अपन बात करते हैं आवेश के मात्रक की। देखिए, हम पहली बात करें आवेश के एसआई मात्रक के बारे में। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एसआई मात्रक की। तो बहुत सारी राशियां होती हैं जिनका एसआई मात्रक किसी ना किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाता है। इसका भी एसआई मात्रक एक वैज्ञानिक है कूलॉम, एक वैज्ञानिक है कूलॉम, उसी के नाम पे रखा गया है, जिसको सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका भी एसआई मात्रक कूलॉम होता है, साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। उसके बाद अपन बात करें इसके सीजीएस मात्रक की। किसकी बात करेंगे, सीजीएस मात्रक की भी बात करेंगे। तो सीजीएस मात्रक देखो, यहाँ से सीजीएस मात्रक अलग अलग नामों से जानते हैं। मैं यहाँ 3 अलग अलग नाम बताने वाला हूँ सीजीएस मात्रक का। एक है स्टेट कूलॉम, दूसरा मात्रक फ्रैंकलिन है, जिसने धनावेश और ऋणावेश नाम दिया था, वो है दूसरा मात्रक फ्रैंकलिन, FR फ्रैंकलिन। और तीसरा है ESU, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युतिकी इकाई। ये है 3, ये तीनों ही क्या है, सीजीएस मात्रक के नाम से जाने जाते हैं। तीनों ही मात्रक सीजीएस नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों का एसआई मात्रक के साथ क्या होना चाहिए, कोई ना कोई संबंध होना जरूरी है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, बहुत सारे स्टेट कूलॉम या ESU, 3 × 10⁻9 ESU या 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन या 3 × 10⁻9 स्टेट कूलॉम मिलेंगे, तब जाके क्या बनेगा, 1 कूलॉम बनेगा। ये बात थी सीजीएस मात्रक की। फिर अपन बात करते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है,
क्या होता है, फेराडे सबसे बड़ा मात्रक है। इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे कूलाम मिलेंगे, यानी 96,500 कूलाम मिलेंगे, तब जाके एक फेराडे बनेगा। ये हुआ आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। उसके बाद हम बात करते हैं इन मात्रकों के अलावा भी हम कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ ऐसे भी हो सकता है जैसे 1 m, स्मॉल m दे रखा हो तो स्मॉल m का मतलब होता है मिली, स्मॉल m का मतलब मिली होता है, और मिली को जब भी हटाते हैं तो ये -3 आ जाता है। या ऐसे हो म्यू सी हो, म्यू का मतलब होता है माइक्रो, तो इसको जब भी हटाएंगे -6 आ जाएगा। या स्मॉल n हुआ तो इसका मतलब होता है नैनो, 10⁻⁻9 आ जाएगा। स्मॉल n को क्या बोलते हैं, नैनो। उसके बाद अपन बात करें स्मॉल p, जहाँ भी आ जाए इसको 10⁻12 बोलते हैं, यानी p का मतलब होता है पीको, इसको पीको के नाम से जानते हैं। बहुत बार ये मात्रक भी काम में लिए जाते हैं। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसकी विमा की। इसकी विमा कैसे निकाली जाती है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आवेश के बारे में आपने सबसे पहले कहाँ पढ़ा था, 10th क्लास में आवेश के बारे में सबसे पहले आवेश का जो नाम था 10th में विद्युत धारा का जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था, विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ा था। आवेश का नाम सबसे पहले कहाँ पढ़ा था, विद्युत धारा वाले चैप्टर में, उसमें पढ़ा था I = Q/T। अब हम बात करें 11th में हमने पढ़ा, ये भी मूल मात्रक में शामिल, SI जो 7 मूल मात्रक होते हैं उनमें शामिल है। इसका मात्रक एम्पियर है, क्या है, एम्पियर, और इसका मूल मात्रक क्या है, सेकेंड है। तो यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I और T हो जाएगा, या फिर एम्पियर सेकेंड हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। Q बराबर एम्पियर की विमा होती है A1 और सेकेंड की विमा होती है T1। ये निकल गई किसकी, आवेश की विमा, ये हुई आवेश की विमा या विमीय सूत्र हो गया। क्या होता है, A1 T1, जो हमारे 12th में बहुत बार उपयोग होने वाला है, इसको हमें याद रखना है A1 T1 को।